नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग आज बात करेंगे ईरान-इज़राइल युद्ध और उसका भारत पर असर। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल। एक तो फौज के जो अधिकारी होते हैं वो और एक जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, वो ताउम्र अपने साथ अपनी जो पदवी है, जिस पदवी से रिटायर होते हैं, वो कैरी कर सकते हैं। तो मेजर जनरल साहब ताउम्र जनरल साहब रहेंगे और जो जजेज हैं वो ताउम्र जस्टिस रहते हैं। तो इसी नोट के साथ सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे लिए शुभ अवसर है बिकॉज मैं आपको फॉलो करता हूँ। सर सर राइट, सर आप आपका ब्लेसिंग सर, बहुत थैंक यू अच्छी वेरी मच। सेवा दे रहे हैं, मतलब। थैंक यू वेरी मच। सर ये ईरान-इज़राइल का युद्ध है, इसमें अभी जो खबर आई है, ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने F-35 जो विमान है उसको मार दिया, जंगी जहाज। अमेरिका ने कहा है कि कुछ हिट हुआ और वो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो ये तो बहुत महँगा जहाज है सर, इसको इतना आसान है क्या मार पाना? देखिए, F-35 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और वो उसको इतना इजी डिटेक्ट करना नहीं है। मारने की बात तो बाद में आती है। स्टेल्थ का मतलब ये है कि वो चोरी से आएगा, आपके रडार उसको नहीं पिकअप कर पाएंगे और आप उसको स्ट्राइक कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ न्यूज़ को, कि थोड़ी इसकी क्रेडिबिलिटी आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स है, वो ये समझ बैठी है कि वहां बिल्कुल किसी किस्म का कोई एयर डिफेंस नहीं बचा हुआ। लेकिन ईरानियंस बहुत बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत अपना मतलब लड़ाई के हिसाब से, अपनी टेक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहेंगे, ताकि वो एक एक मोरल बूस्टर होता है। अगर आप एक F-35 गिरता है तो आपकी एयर डिफेंस, जबकि सारी दुनिया कह रही है आपकी एयर डिफेंस वीक है, आपकी एयर डिफेंस वीक है, उसकी पूरी एयर पावर जो है डोमिनेट कर रही है, तो ऐसे टाइम पे ये इनको एक बहुत अच्छा मतलब एक मोरल बूस्टर मिलेगा। तो कहीं उन्होंने पिकअप किया है और उसको शूट किया है। इतना आसान नहीं है, लेकिन लड़ाई है और लड़ाई के दौरान में सरप्राइजेस हमेशा होते हैं। ये भी एक सरप्राइज है, जो कि मैं सरप्राइज़। समझता हूँ अगर F-35 गिरा है और अगर ईरानियन टेरिटरी में गिरा हो, अमेरिकन कह रहे हैं हमने सेफ लैंड कर लिया, इमरजेंसी लैंडिंग कर ली, उसकी टेल वगैरह पे कहीं कुछ लगा है, तो दूसरी बात है। वरना तो दुनिया में इसका सब कुछ बिखर जाएगा, चाइनीज ले जाएंगे यहाँ से उसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी। हुँ। तो सर ये बताइए ये सरप्राइज़ की बात आपने की, सरप्राइज़ेज़ तो ईरान लगातार दे रहा है पूरे वर्ल्ड को। अमेरिका तो खुद सरप्राइज़ में फँस गया। देखो रविंदर, ऐसे है कि मैं नहीं समझता कि जो सीरियस अगर मिलिट्री थिंकर्स होंगे, जो स्ट्रैटेजिस्ट होंगे अमेरिका के, इजराइल के, जो जनरलशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप की बातें और उनकी स्टेटमेंट्स, उनके ट्वीट वगैरह से लड़ाई नहीं चलती है। लड़ाई एक्चुअली में तो जो स्ट्रैटेजिक, जो जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आर्म फोर्सेस लीडरशिप है, उनकी जो पेंटागन है, वह ये सब उन्होंने किया होगा, डिबेट, कंटिजेंसीज डिबेट की होगी। उसमें सरप्राइज यही हो सकता है कि शायद उनको ये अंदाजा ना हो कि ये गल्फ की, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि भाई ये गल्फ में जो है ना सिया सुन्नी का मुद्दा है और ईरान जो है वो फिर भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि भाई वो उसके सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करे। तो सिर्फ सरप्राइज इस पूरी लड़ाई में ये है कि जो जो रिफाइनरीज हैं, जैसे मतलब जैसे फुजेरा की जो जो ऑयल डिपोज है, फुजेरा पोर्ट जो है उसकी, और जैसे जो 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 तनुरा जो रिफाइनरी है, रास तनुरा रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया की, या कुवैत की जो रिफाइनरी है, रिफाइनरीज पे मुझे उम्मीद भी नहीं थी और शायद इसमें भूल हो सकती है। वरना बाकी अगर वो ये सोच रहे थे कि आपके बेसिस पे स्ट्राइक नहीं करेगा, वो मिसाइल्स यूज नहीं करेगा, ड्रोन्स यूज नहीं करेगा, उसकी मिसाइल्स की क्या कैपेबिलिटी है, उसकी ड्रोन्स की क्या कैपेबिलिटी है, मैं नहीं समझता ये जो स्ट्रेटेजिक वहां पे जो लोग लड़ाई की जो प्लानिंग कर रहे हैं अमेरिकन, ये वो उनकी नॉलेज में नहीं होगी। वो अगर अयतुल्ला खामनी को फर्स्ट डे को और 40 अदर लीडर्स को, मिलिट्री लीडरशिप और उसमें स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर एक स्ट्राइक में एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो होगी कि भाई इनके पास क्या क्या है, आज के दिन किस लेवल का है। तो उसमें सरप्राइजेस नहीं है, वो लड़ाई है। जब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो
लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पॉलिटिकल मैनेज करते हैं, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप दाव खेलती रहती है। तो टेक्निकल सिचुएशंस वो स्ट्रेटेजिकली ईरान कुछ भी सरप्राइज दे सकता है, बिकॉज उसकी टेरेन ऐसी है। हमारे लोगों को पता होना चाहिए रविंदर, उसकी टेरेन बहुत हार्ड है। उसकी टेरेन में कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं मतलब काफी हाई हाई माउंटेन्स है, ऐसा नहीं है कि, और बहुत हार्ड रॉक माउंटेन्स है, और जो क्लिफ्स हैं, जैसे जो उसकी बीचेस हैं वो बहुत क्लिफ बीचेस हैं, जिस तरह से हमारे अगर साउथ में आप कभी जाएं तो ऐसी क्लिफ बीचेस हैं। तो क्लिफ में सुरंग बनाना, ये बनाना, हाइड करना काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। जी। तो अभी अगर हम लोग थोड़ा बता पाएँ कितना नुकसान किस साइड को हो गया? क्योंकि ईरान का तो हमको जानकारी मिल रही, काफ़ी लोगों की जानें चली गई हैं। इज़राइल का और अमेरिका का कितना नुकसान इसमें हो गया? और इसमें नुकसान ज़्यादा लगता है कि गल्फ़ की दूसरे मुल्कों का भी काफ़ी दिख रहा है? देखिए, जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें इकोनॉमिक, थोड़ा सा कह लो, उनकी जो इकोनॉमी है उसको शेक किया है, उनकी उनकी जो स्टेबिलिटी थी उसको शेक किया है, जो कॉन्फिडेंस था उनके उधर, जो शेयर बाजार, क्योंकि दुनिया भर की कंपनीज वहां से, जो वहां पे एक परसेप्शन थी कि एक सिक्योर एरिया है, बिल्कुल फ्री जोन है, बिजनेस कीजिए आप, वो उसको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन वहां इतना जान माल का खतरा नहीं हुआ है। रिफाइनरीज और फुजेरा पे जो अटैक्स हैं ये रिकूपेबल है, लॉसेस जरूर है, रिकूपेबल है, और इसके जरिए जो दुनिया में गैस, ऑयल और इनकी जो जो इनका रेट बढ़ा है, जो जैसे शेयर बाजार कुछ जगह इफेक्ट हुआ है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक है। इतना फिजिकल मैं नहीं समझता इन कंट्रीज पे ईरान ने कोई डैमेज किया है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कुछ बातें होती हैं, संधि होती है, तो ये फिर घाव बन जाते हैं। उसने ऐसे घाव नहीं दिए कि उनकी लीडरशिप को या कहीं उनको हार्म किया हो। जहां तक बात इसराइल की है, मेरा मानना है इसराइल को उम्मीद से ज्यादा पनिशमेंट मिली है। इसराइल शायद नहीं उम्मीद कर रहा था कि ईरान उसको इतनी, कि उसकी जो ईरान की स्ट्रैटेजी होगी आयरन डोम को डॉज करने की, और जो टैक्टिक्स उन्होंने यूज की है, डांसिंग सैजिल 2 का, हालांकि मूर्खता है, सैजिल 2 आज की ने 2009 में डिप्लॉय की थी, और वक्त के साथ साथ अपग्रेड की होगी ना ईरान ने, तो उसकी काबिलियत पे शक नहीं होना चाहिए था, उसके ड्रोन्स पे शक नहीं होना चाहिए था, उसकी ड्रोन कैपेबिलिटी इजरायलीज को मालूम होना चाहिए थी, क्योंकि रशिया भी इंपोर्ट कर रहा है, और यूक्रेनियन वॉर में रशिया ने अगर किसी से ड्रोन्स लिए हैं तो ईरान से लिए, वो पब्लिक नॉलेज में, डोमेन में है। तो इतना तो उम्मीद थी इनको कि इनके बेसिस पे होंगे। तो जहां तक इजराइल की बात है, मेरे ख्याल में अगर ईरान बुरी तरह से, मतलब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान की मिलिट्री हार्डवेयर को, ईरान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को, लीडरशिप को, अगर आप 100 में से 70 नंबर देते हैं डैमेज के, मतलब, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 30-35 डैमेज के नंबर आपको इसराइल पे भी पड़ेंगे जब खुलेगा। इसराइल को उम्मीद नहीं थी। अब कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं वो सब अब तक इसराइल ने भी डिक्लेयर नहीं किए। अमेरिका नहीं छुपा सकता कि भैया उनकी 13 कैजुअलिटीज हैं, 200 प्लस उनको है, उनके बेसिस स्ट्रक हुए हैं, तो उनको भी झटका लगा, लेकिन इतना झटका नहीं लगा है मेरे ख्याल में। जो ट्रंप साहब की जो पहले दिन की स्पीच थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो अपने नेशन को उसने एड्रेस किया, या जैसे भी जो था, उन्होंने बोला था 4 to 6 वीक्स लड़ाई होगी, हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचेगा, हमारे यहाँ भी, मतलब वी शुड बी प्रिपेयर फॉर बॉडी बैग्स, एक तरह से उनका मैसेज था। तो अभी अभी लड़ाई जो है मेरे ख्याल में उस चरम सीमा पर पहुंची नहीं है जहां मतलब दोनों में से किसी को ऐसा लगे कि भाई मैं पीछे हट जाऊं। अभी लड़ाई उस चरम सीमा पे नहीं पहुंची। इवन ईरान में उस तरह का डैमेज, मतलब उस तरह की हाहाकार, उस तरह का, मतलब आपने डिस्ट्रक्शन नहीं की है जिससे ईरानियन जो हार्डलाइनर्स हैं और जो ईरान के मॉडरेट्स हैं वो सक्सीड करें कि भाई क्यों और तबाह हो रहे हो। नुकसान सिर्फ दुनिया का हो रहा है, नुकसान गरीब मुल्कों का हो रहा है, नुकसान भारत का हो रहा है, नुकसान साउथ ईस्ट एशिया का हो रहा है, नुकसान भारत के चारों तरफ जो जो गरीब मुल्क हैं, उसमें बेशक आप बांग्लादेश कह लें, श्रीलंका कह लें, नेपाल कह लें, पाकिस्तान कह लें, जो ये सब, म्यांमार कह लें, जो गरीब मुल्क हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स पे डिपेंडेंट हैं, लोगों में एक भ्रम है कि भाई वहां से ऑयल और गैस, लोग अंदाजा नहीं लगा रहे। कल मैं चैनल पे बता रहा था कि हमारे यहाँ 6 मिलियन टन बिटुमन आता है, 60 to 80% यहीं से आता है। कितनी बड़ी बड़ी रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है,
उनकी कितनी रिजर्व होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत सिवियर इम्पैक्ट है। कल आने वाली फसलों पे यूरिया का कितना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब। और दूसरी जगह से देखिए रविंदर, कनाडा से, मॉस्को से जो जगह जगह पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आके बोलते हैं कि अब हमने वहां टाई अप कर लिया, हम वहां से ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे, कनाडा, ये सब जब डील होती है उनमें टाइम लगता है, 35 से 40 दिन वहां से कंटेनर आने में लगता है, तो मतलब वहां से 35 से 40 दिन लगेंगे आपको, तो बहुत लंबी सप्लाई चेन है, इतनी आसानी से रिस्टोर नहीं होती है। ये तो 2-3 दिन का मामला, फुजैरा से तो 3 दिन में आप हमारी बंदरगाह पे आ जाते हो, हमारे को डिलीवर कर देते हो। शॉर्ट आपका जर्नी, उसका शॉर्ट एक्सपेंडिचर, मतलब, और उसकी उसकी इंश्योरेंस बहुत शॉर्ट है, तो बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगी।